जिज्ञासा बढ़ा दे, कुछ ऐसे इसलिए तंग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क है ना, आश्चर्यजनक चिन्ह, ऐसा सब प्रयोग किया जाता है ताकि उसके अंदर से जिज्ञासा बढ़, कभी गुस्सा भी क्रिएट कर दिया जाता है। कह रहे इसका ऐसा ऐसा क्या है, कैसे लिख रहा है, ये कैसा है, ये जानने के लिए वो पढ़ने लगे। समझ गए, कैसे भी आकर्षित करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये सब लब्बो लुआब जरूरी है। कल जितना बात किए थे उससे करना है, और वो बिना ब्रेन स्टॉर्मिंग का होगा नहीं। कल कुछ किए थे क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग, सोचे थे युवा पर, साहस पर, हैं? अच्छा, तो अभी मैं पूछने वाला हूँ, क्या सोचे थे? ठीक, बॉडी पैराग्राफ ऐसा आइडिया नहीं रखना चाहिए जैसे यूजुअली 2 से 5% लोग लिखते हैं इधर, 80-85% बॉडी पैराग्राफ लिख देते हैं, और फिर थोड़ा सा कुछ आलोचना के पक्ष ले लेते हैं 5-10%, और फिर 2-4-5% कंक्लूसिव रिमार्क, और कंक्लूजन में वही लिखते हैं जो इंट्रोडक्शन में लिखे। विश्वविद्यालय का ये सब चलन है। जैसे 1942 के क्रांति के कारणों का वर्णन करें, तो एक बच्चा लिखा कि 1942 के क्रांति के ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक, फलाना ढिमकाना कारण थे। उसके बाद फिर लिखा ऐतिहासिक, धार्मिक, अंडरलाइन किया, एक एक बात को बताया, और फिर अंत में क्या लिखा, उपर्युक्त विवरण से स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि 1942 के क्रांति के ऐतिहासिक, धार्मिक, ब्ला ब्ला कारण थे। मतलब उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक ही है, और बीच में कुछ तथ्य डाला है, कुछ मसाला बीच में ही डाला है, बस ये है। ये दिन आपके चले गए। ठीक है, विश्वविद्यालय के दिन गए। ये तो आपको जीएस में भी नहीं करना है, ऑप्शनल में भी नहीं करना है ना। ये सब तो यूपीएससी में डूबने वाली चीजें हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि इंट्रोडक्शन बहुत छोटा लिखना है। 150 शब्द जो आंसर आप लिखते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। मान लो कि आप एक पेज में आप 300 शब्द लिख रहे हो या 200 शब्द लिख रहे हो, थोड़ा स्पेसिंग करोगे, स्पेस छोड़ोगे, तो मे बी वो 150 में हो जाएगा। तो क्या करना कि पहला पेज जिसमें आपने स्टार्ट किया ना, अब जैसे ये पेज का साइज है, हाँ, ये थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ से पेज होगा, यहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है 14.5 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी में लिख रहे हैं। तो यहाँ आके नीचे वाला एक लाइन बड़ा लिख देना ताकि टू बी कंटिन्यूड टाइप का पता चल जाए। और यहाँ से इसमें जो कन्वर्ट हो गए ना, तो बोलती हुई भाषा होनी चाहिए। मान लीजिए लोक नीति पर आया कि क्या लोक नीति की समस्या रही या लोक नीति क्रियान्वयन की जिसने भारत के विकास को मंथर बनाया, स्लो डाउन किया। तो आपने कुछ इंट्रो लिखा यहाँ से, इसमें उसके विभिन्न आयाम ये सब दिखाए, क्यूरियोसिटी क्रिएट की, अब बताए। तो यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ज्वाइंट ऐसा होना चाहिए ना, ये ऐसा ज्वाइंट बिल्कुल ऐसे है तो ऐसे वाला। तो यहाँ बता करके यहाँ से यहाँ पहुंचो कि चलिए आइए अब देखते हैं कि इसमें गंभीरता से इस पर विचार करते हैं कि क्या क्या पक्ष थे। समझ गए, ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो, बोलती भाषा। ठीक है, बहुत सधी हुई भाषा। आपको लिखवाएंगे भी, आपको कुछ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखवाएंगे, आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे अभी, और बहुत सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेस में भी करेंगे, तो आपकी ये हैबिट हो जाएगी। तो एक पूरा पेज आप खा गए जिसमें यहाँ तक आपने किया, तो 120 शब्द मान लीजिए आ गए इस बीच में। पूरा आप लिखते हो तो 200 मान लो होता है, तो इतना लगभग होगा 120, 150। यहाँ से एक लाइन पूरा लिखना शुरू किया, 2 लाइन पूरा लिख दिया, तो टू बी कंटिन्यूड टाइप का हो गया। अगले पेज पे अब अपना जाके काम शुरू कर दिया। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक तो क्रिटिसिज्म अलग नहीं लिखना है, आलोचना, और बॉडी पैराग्राफ या मध्य भाग अलग नहीं लिखना है। आलोचनात्मक ही होता है निबंध, सीधा सच्चा सुच्चा नहीं होता है। तो आलोचना इसके साथ साथ चलती है, पैरेलल लाइन पे चलती है। तो इसमें कितना परसेंट डालेंगे डिसाइड करेंगे अभी, इससे पहले ये होना कैसा चाहिए इस चीज को देखना है। अब जो बिंदु हमने यहाँ उठाए हैं कि ये समस्या है या ये बात है इंट्रोडक्शन के, ऐसे तमाम पहलुओं को एक एक करके इसमें लिखना है। तो हम उपशीर्षक दे सकते हैं, उपशीर्षक, सब टाइटल,
ध्यान दीजिएगा, कभी भी बॉडी पैराग्राफ में डायग्राम नहीं बनाया जाता है, कोई फ्लो चार्ट नहीं डाला जाता है ना। मान लो कोई आईआर का प्रश्न है, किसी ने मैप थोड़ा बना दिया तो चल गया, लेकिन ये सब मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान देना है। जीएस में खूब करो, जीएस में फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम, जितनी चीज़ें कर सकते हैं आप करिए। यहाँ पे उपशीर्षक चलेगा, निबंध में उपशीर्षक लिखा जाता है, सब टाइटल, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा ना हो। और आप इसमें ज़्यादा बिलीव ना करें कि जितना ज़्यादा सब टाइटल बनाएंगे, जैसे कि किसी, मैं 1942 के क्रांति के कह रहा था, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, ब्ला ब्ला, तो अंक अधिक आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कंपोजिट लिखना है ना, सूक्ष्म लिखना है, ज़्यादा डायमेंशन एक ही साथ मिले हुए हों, एनालिसिस ऐसा हो, अधिक से अधिक डायमेंशन हो, और पैराग्राफ छोड़ छोड़कर अपनी बात को लिखते हुए चलना है आगे। ठीक है। आप इसमें जैसे कुछ कोई चीज हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ छोड़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग कर दीजिए कहीं पे, दो तीन लाइन इंग्लिश में लिख दीजिए, वो चलेगा। जैसे हिंदी में आप लिख रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश में आप कर लीजिए, चल जाएगा काम। ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिए। कोई एक आपको कोई टिप्पणी करने की बात आए या कुछ भी ऐसा, मान लो वैश्वीकरण पे लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो प्राइवेट बैड, प्राइवेट गुड, पब्लिक बैड, कुछ ऐसे वॉचवर्ड टाइप की कुछ चीज़ें हैं, उसको इंग्लिश में आप डाल सकते हो। उसमें स्पेसिंग कर दिया, मतलब हम यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लिख के फिर आगे यहाँ से यहाँ लिखने लगे, ये सब ड्रामे कर सकते हैं हम। लेकिन फ्लो चार्ट्स नहीं चलेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेंगे। जैसे डीएम, तो किसने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है? आप पूरा नाम लिखेंगे जिलाधिकारी, नहीं तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो जाएगा। एसपी, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के जगह पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, फुल फॉर्म लिखा जाता है निबंध में, कभी शॉर्ट फॉर्म नहीं डाला जाता। कुछ जार्गन नहीं होता है, फिर यही जार्गन का रूप ले लेता है। जार्गन्स, शॉर्ट फॉर्म, है ना, टेबल्स, चार्ट अवॉइड करना है। ठीक है, टेबल चार्ट से जो विचार बना है उसका कोई केस बना करके लिख दीजिए, केस स्टडी लिख दीजिए। जैसे आपने वर्ल्ड बैंक का कुछ बताना चाहते हो और 5 देशों की तुलना करना चाहते हो, उसमें भारत और उसके पड़ोसी देश, साउथ एशिया के देश, 6 देश 7 देश का आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो एक तरीका होता है कि हम चार्ट दे दें, यहाँ पे लिख दिया शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्ला ब्ला, और कुछ कुछ डाटा लिख दिया, इसको एनालाइज कर दो। ठीक है, कि हालिया रिपोर्ट से ऐसा देखने को मिलता है, ऐसे तथ्य सामने आए हैं, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा, इस देश में ऐसा है तो ऐसा है, एनालिटिकल ज़्यादा रहना है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते जाइए बॉडी पैराग्राफ में। आइए मध्य भाग एक तरह से परिचय का विस्तार होता है, परिचय का विस्तार होता है। परिचय का विस्तार होता है। ठीक है, इसमें एक एक आयामों को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, दूसरा, मध्य भाग में शॉर्ट फॉर्म, टेबल, सारणी इत्यादि
ना होकर विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना चाहिए। बल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य भाग में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। लिखे दो पॉइंट पॉइंट में। विवरणात्मकता है ना, डेस्क्रिप्टिव अप्रोच होना चाहिए। विवरणात्मकता, एक एक करके थोड़ा समझते भी चले जाना है। विवरण देना क्या होता है? विवरण जब हम देते हैं तो कोई भी घटना है उससे अलूफ रहते हैं। कुछ भी है तो क्यों है, कुछ खराब है तो क्यों है, अच्छा है तो क्यों है। हम कोई जजमेंटल नहीं हो रहे होते हैं, समझ गए? जजमेंटल होने का जगह है, उसमें लिखते समय हमारा झुकाव पता चलेगा कि हम किधर फेवर करते हैं, लेकिन ये है तो क्यों है वो नहीं, मतलब कारण कार्यवाद, विवरण देना। जैसे कोई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर होता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद रीजन बताता है आपको, है ना, कि ये वजह है आपके बीमारी का, तो एमडी वगैरह ऐसा होगा। और कुछ डॉक्टर प्रेस्क्रिप्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होते। वो बस आप जैसे ही गए, पेट में दर्द है, लिखा, फटाफट दवाई दिया, है ना। पेट में दर्द क्यों है, दिल में दर्द होने से पेट में हो रहा है, ये समझा नहीं पाता है। या कोई मेडिकल एग्जामिनेशन है, 8-10 दवाई लिखा, बोला खाओ ठीक हो जाएगा। अब बाद में जाओगे, सर नहीं हो रहा है, तो 2-4 काट दिया, फिर 2-4 दवा लिख दिया। प्रेस्क्रिप्टिव मेथड है ये इलाज का। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है कि भाई आप थोड़ा मेडिकल एग्जामिनेशन करो और चीजों को बताओ, विवरण। इसलिए विवरण देने वाला हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? जैसे मान लो एक्स और वाई, एक्स नालायक है, खराब है, और वाई अच्छा है, बताना है। तो एक डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या हुआ लिखने का, आप समझना है इस पे, कि एक्स को कुछ नहीं आता है, नालायक है, वाई बहुत अच्छा है। ये लठमार भाषा है, ये नहीं चलता है सिविल सेवा में, ना तो बोलने में ना लिखने में, ठीक है। और किसी भी बुद्धिजीवी के द्वारा इस तरह का बात नहीं किया जाता है, और निबंध में तो बिल्कुल ही नहीं। अगर ये कहना भी है ना ये खराब है, अगर आपने कोई केस उठाया और एक को खराब बताना है, तो आप ऐसा लिखोगे कि एक्स में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन इस परिस्थिति में जिन गुण और जिस तरह की खूबियों की आवश्यकता है वो वाई में पाई जाती है, और शायद एक्स को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बात इतना ही हो गया, समझ गए? तो इस तरह का थोड़ा लैंग्वेज होना चाहिए। इसी को कहते हैं अनुशासित, भद्र, सभ्य, विवरण देने वाली विचारधारा। अब कोई बॉलिंग किया और विकेट गिर गया, ठीक है, तो एक कह सकता है कि बहुत अच्छा था, उसका बॉल का सामना ही नहीं कर पाए। एक कमेंटेटर ऐसा कमेंट्री किया कि प्रेस्क्रिप्टिव मेथड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड है कि भाई बैट्समैन बहुत फोकस्ड था, लेकिन थोड़ा सा जो पिच है वो वेट था, और बॉलर ने गेंद फेंका, लास्ट मोमेंट पे गेंद स्विंग करने लगी और वो थोड़ा फोकस से दूर गया, इसलिए लेफ्ट साइड में जो है गिल्ली उड़ गई है। अभी कुछ इस तरह से वो चीजें बता रहा होगा, तो आपको कहानी पूरा समझ में आएगी, विवरण के साथ पता चलेगा कि अच्छा ऐसा हुआ तो इसका कारण क्या था। तो विवरणात्मकता का प्रयोग हमेशा करें निबंध लिखते समय। दूसरा लिखिए विश्लेषणात्मकता, एनालिटिकल रहे, मतलब तथ्य बहुत देने से कुछ होता नहीं है, एनालिटिकल आइडियाज दें। ये शब्द आपके लिए बहुत कॉमन है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रभावशीलता, ये थोड़ा समझने की जरूरत है।
प्रभावशीलता कैसे होगा? जब आप सब्जेक्ट से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं तो, जैसे इफेक्टिव और इफिशिएंट दो शब्द है, कार्यकुशलता और प्रभावशीलता। जैसे एक व्यक्ति है जो, दो व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों ही 1 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं 10 मिनट में मान लो, या 2 मिनट में, 5 मिनट में, और यही मानक है कार्यकुशलता का। मतलब अच्छा साइकिलिस्ट जो है वो 1 किलोमीटर साइकिल 1 मिनट में चला लेगा या 2 मिनट में चला लेगा, ऐसा कुछ मानक हमने बना रखा है। और एक्स और वाई दोनों ही ये क्षमता रखते हैं, लेकिन वाई जो है जाना यहाँ था, वाई इधर चला गया, एक्स पहुंचा यहाँ पे, लक्ष्य की तरफ बढ़ा, ये लक्ष्य से भटक गया, स्पीड उतना ही है। तो इसमें कार्यकुशलता है, प्रभावशीलता यहाँ पे है, जो लक्ष्य को साधे, लक्ष्य की तरफ बढ़े। तो जो विषय वस्तु दी गई है, आपको कल मैंने बताया था कि यूपीएससी ने काफ़ी डिस्कशन हम लोगों ने किया, सतीश चंद्र कमेटी ने क्या कहा, क्या आधार था सिविल सर्विसेज का, और यूपीएससी क्या इंस्ट्रक्शन देती है लिख के, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज हो या क्वेश्चन पेपर हो। तो उसमें बार बार एक चीज़ आया था सामने कि लेखक जो है या अभ्यर्थी उसको अपने चुने गए विषय से नज़दीकी स्थापित करना चाहिए। प्रभावशीलता में ये बहुत जरूरी है, बहुत भटकना नहीं है, उदाहरण देते देते कुछ दूसरा बात नहीं कहने लगना है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कितना दूरी बनाएंगे, मतलब कैचमेंट एरिया से बाहर ना जाएं, कमांड एरिया बहुत हो सकता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, सरलता, बहुत सरल तरीके से लिखें, सरलता। ठीक है, प्रवाहमयता, बहुत प्रवाहमय तरीके से लिखे, है ना। प्राथमिकता, प्राथमिकता का भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्राथमिकता। उसके बाद संक्षिप्तता, संक्षिप्तता, कम से कम शब्दों में, है ना। ठीक है, कितने सारे ताता हो गए, यही आपको हमेशा जागृत रखेंगे। सरलता, संक्षिप्तता, प्रवाहमयता, है ना, विश्लेषणात्मकता, विवरणात्मकता, प्रभावोत्पादकता, ताता, इतने सारे सबका ख्याल रखना है ना। तो सही लाइन लेंथ पे हमारा बॉडी पैराग्राफ ट्रेवल करेगा, जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, मेजर पॉइंट, अब ये हो गया ताता, ये सब ध्यान रखने का। आगे मध्य भाग में आवश्यकता पड़ने पर मध्य भाग में कुछ उपशीर्षक, सब टाइटल दिया जा सकता है। उपशीर्षक दिया जा सकता है, और निबंध के जो उपशीर्षक होते हैं ना, अचानक आते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं वो। जैसे मतलब आप कोई सामान्य अध्ययन का नहीं है, मान लो पब्लिक पॉलिसी पे लिख रहे हो कि क्रियान्वयन की समस्या थी, ऐसा वैसा था, तो ऐसा नहीं कि कोई हेडलाइन टाइप का देने का जरूरत है पहले, कि लोक नीति के क्रियान्वयन में कई तरह की समस्या थी, यथा भ्रष्टाचार, ठीक है, संसाधनों का अभाव, कॉमा कॉमा कॉमा, और फिर यहाँ शुरू किया भ्रष्टाचार, और तब डैश देकर लिखा। फिर अब चूंकि यहाँ पे हर बात लिख दिया है, तो हर बात को ठीक करने के लिए हम लोग मुंह से मुंह मिलाने वाली बात कुछ ज़्यादा ऐसा रखते हैं ना, फिर संसाधनों की का अभाव, ब्ला ब्ला, सब कोरम पूरा करते हैं, ये नहीं करेंगे। अब समझ गए? ये यहाँ पे मान लो हमने 10 पॉइंट लिखे, 10 पॉइंट में 3 स्ट्राइकिंग पॉइंट है जो हम दिखाना चाहते हैं। जैसे भ्रष्टाचार के लिए हम एक टाइटल दे दिए, सब टाइटल दे दिए, अंडरलाइन करके यहाँ लिख दिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम ये लिखेंगे, हम और बात कह रहे हैं अपना, कहीं पे आया उसका जगह, किसी और चीज को हम कहना चाह, राजनीतिक हस्तक्षेप, तो राजनीतिक हस्तक्षेप दे करके लिखा, कोई कहानी बता दिया, कोई केस स्टडी बता दिया, यहाँ कोई घटना बताया। ठीक है, कि यही नौकरशाही जिसकी इतनी कमियां हैं, जो काम नहीं कर पाती है, सामान्यतः माना जाता है कि इसमें बहुत सी कमियां हैं, जब भी आपदा होती है तो बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? क्वेश्चन मार्क। आपदा में लक्ष्य तय होते हैं। भुज में क्वेक आया, या 1998 में भुज में क्वेक के बाद 1998 में हमने देखा कि
किस तरीके से साइक्लोन हुआ, उसका सुनामी, फिर 2004 2001 में भुज, ठीक है, ऐसा हमने कई चीज देखा। तो इन सभी जगह पे ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अच्छा काम किया, इवन केदारनाथ के इसमें बहुत अच्छे से काम किया। तो उसका रीजन ये है कि टारगेट फिक्स होता है और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होते बल्कि राजनीतिक सहयोग होते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थिति में टारगेट फिक्स नहीं होते, ओवरऑल दिया जाता है प्रशासन को कि आप लॉ एंड ऑर्डर ये वो 10 तरह का काम करिए, और राजनीतिक हस्तक्षेप होते रहते हैं। तो इसी वजह से समय पर कोई कार्य हो नहीं पाता है। इस बात को समझा दिया, और इस बात को हाईलाइट करने के लिए एक सब टाइटल दे दिया हमने। अगर वो संदर्भ बन रहा है तो हर बात के लिए सब टाइटल नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आदत सुधार लेना है। ये नहीं कि हमने लिख दिया तो अब कैसे होगा। ये सब देखो क्या है ना, बड़ा एग्रेसिव लगता है वो। जैसे जो मैंने प्रश्न के लिए बताया कि शुरू में भी हमने कहा कि इंट्रोडक्शन में वही और अंत में वही, कैसे एग्रेसिव हो सकता है। मान लो घर में गए, छुट्टी में खाना आपको रात में पढ़ते हो, आपके पेरेंट्स रात में खाना बना के रख दिए टेबल पे और आपको बता दिए कि खाना खा लेना बेटा या बेटी। अब आप रात के 2 बजे मान लो उठे खाना खाने, कुछ खाए थे पहले फिर और खाए अभी आप 2 बजे 3 बजे निशाचर के जैसे, और अब रात में आके भोजन किए। तो रात में जगाने जाते हो 2:30 बजे के, मम्मी उठो खाना खा लिया सो जाओ। अब कितना खराब लगेगा। जितना प्यार मोहब्बत है गुस्से में भी उमड़ सकता है कि सुबह में बता देते यार, या सुबह में ढक्कन खाली है तो हम समझ जाएंगे कि बिल्ली नहीं खाई होगी, उसके आने की संभावनाएं कम थी, अभी खाए हो गए। चीजें ऐसे ही पता चल जाएंगे ना। तो इसी तरीके से जब आप चीजों को समझा देते हो कि 1942 के ये कारण, अंत में मत बोलो ना भाई कि अतः उपर्युक्त वजह से, कुछ और बोल दो, कुछ नया बोलो। तो आप फ्रस्ट्रेट करते हो पढ़ने वाले को। आप खुद देखना कभी पढ़ के अपने राइटिंग्स, राइटिंग्स नहीं, पहले के आंसर्स या किसी और के करना, आपको खुद में फील होने लगेगा कि ये सही नहीं है, ये इसमें चीजें ऐसे, वहीं पे छोड़ दीजिए, कंक्लूजन लिखिए मत जीएस में, या कुछ इनोवेटिव कुछ आइडिया दे दीजिए उससे मेल खाता हुआ। तो और ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि हर जगह कंक्लूजन देना जरूरी है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के लिए मैं कह रहा हूं। तो यहाँ भी ऐसी चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि जो हमने सब टाइटल यहाँ पे लिया, सबको हाईलाइट करके बताना जरूरी है नहीं। जो हम बताना चाहते हैं, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम उपशीर्षक ले सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, मध्य भाग। में आलोचनात्मक पक्ष अधिक न हो जाए, इसके लिए हर अगले पैराग्राफ को लिखने से पहले पिछले आलेखों को देखना आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखिए समय पर्याप्त रहता है। 1000-1200 शब्द लिखना कोई बड़ा चीज नहीं है, और 2 उठाना मतलब 2000 शब्द लिखना कोई बड़ा चीज नहीं है। प्राचीन काल में, मतलब जब 2013 से पहले एक ही लिखना होता था, तो हमारे प्राचीन और अति प्राक इतिहास के काल में, उस जमाने में भी 1 घंटे हम लोग सोचते थे और 2 घंटे में लिखते थे, और 2300-2400 शब्द आराम से लिखते थे, है ना। 2500 के आसपास होता था ये। तो ये चीज करने का ऑप्शन है, विचार करने का ऑप्शन अच्छा खासा है। मान लीजिए हमने 2 टॉपिक पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की, 15-15, 20-20 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग में लगाए, 40 मिनट वहां चले गए।
10-10, 20-20 मिनट का जो समय एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है, वो हम लिखते समय थोड़ी सिंसियरिटी दिखा लेंगे ना, पहले का थोड़ा पन्ना पलट लें, इसमें ये लिखे, कहीं ज़्यादा नेगेटिव ही तो नहीं भाग रहे हैं। आरक्षण पे है, डोमेस्टिक वायलेंस पर है, कई बार ऐसा होने लगता है ना, बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो अब जैसे महिला का सपोर्ट करना ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा करोगे तो क्या है, उग्र फेमिनिस्ट माने जाओगे, फिर एक आइडियोलॉजी में फंसे हुए हो गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उतना ही चीजें रहें, डोमेस्टिक वायलेंस का आलोचना करना ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा आलोचना भी ना हो, ये संतुलन रहे, तो थोड़ा पीछे जा जा कर देखें, एक बैलेंस वे में रहे। अभी अगर मान लो कि हम तय कर लें कि क्रिटिसिज्म 25-30% रहेगा और 40% के आसपास बॉडी पैराग्राफ होगा, मतलब 70-75% हमें बॉडी पैराग्राफ में डालना है, दोनों को मिला करके आलोचनाएं और वो, तो इसमें बराबरी का बात रहे, 35-35%, 38-38% दोनों रहे तो अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे बोलने से नहीं होगा, मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब हर 2-3 महीने में ये डायरी पढ़ना तो आपको ध्यान रहेगा, जब भी ऐसे लिखने का अभ्यास करना तो डायरी पढ़ लेना है एक बार, कि कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, बॉडी पैराग्राफ में क्या करेंगे, और तब लिखना। इसके लिए ही मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा यात्रा है और उस बीच में बहुत भूलने के लिए दौर आएंगे, तो आपको थोड़ा देख देख के ना करना चाहिए, और ये अभ्यास से होगा, प्रैक्टिस से ये हो जाएगा, ठीक है। और कई लोग इसके ऐसे तरीके अपनाते हैं कि उसको दोनों पक्ष को वहीं पे लिख देते हैं, एक ही जगह, एक ही पेज में। देखो, रूलिंग पेज है नहीं, ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल, इसमें सामने हमारे जो बैठे, जैसे ये लिख रहे हैं, इनके बहुत छोटे और बहुत अच्छे से ये लिखते हैं, हो रहा है। अगर ये दोनों पक्ष को कहना चाह रहे हैं, मान लो आरक्षण में ही, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम लिखना शुरू किए, यहाँ छोड़ दिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये बिंदुवार लिख रहे हैं, पॉइंटेड नहीं लिखा जाता है, इसमें एनालिटिकल ही लिखा जाता है। यहाँ से लिखना शुरू किए, यहाँ तक खत्म, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ गए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए, और फिर यहाँ से इधर इसके दूसरे पक्ष लिख दिए, ठीक है। और कुछ कलाकारी कुछ इसमें किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायमेंशन, कुछ यहाँ यहाँ ऐसा कुछ कनेक्शन कुछ बना सकते हो, इसमें इसमें लिख सकते हो एक विवेचना या तर्क वितर्क अवलोकन, कुछ ऐसा कर सकते हो, ये सब थोड़ा बहुत चल जाएगा, बहुत डायग्रामिक ना हो, पॉइंटेड ना हो बहुत ज़्यादा, ये सब जीएस में करो, तो वो थोड़ा सा लिखने वाला कंट्रोल बना सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका फ़ॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, वो ये अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो एक तो देखो, सब कुछ सुधारने के लिए ज़िंदगी मिली है, तो सुधारना है। जो बहुत छोटे लिखते हो वो थोड़ा बड़ा करो, जो बहुत बड़ा लिखते हो थोड़ा छोटा करो, ठीक है। जैसे ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ना पढ़ने में दिक्कत है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा बढ़ाना है, इधर थोड़ा सा घटाना है, समझ गए। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा ठीक करना है, ये छोड़ देना है, डायरी वायरी में लिखना ये सब बंद, रूलिंग कागज पे लिखना नहीं है, हाँ ठीक है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा बैलेंस्ड है, तो ये इसको कर लो। किसी किसी का हैंड राइटिंग बहुत खराब होता है, तो हैंड राइटिंग अच्छा होने से कोई आईएएस नहीं बना है। मैं एक पर एक लोगों को, जैसे मेरे अंकल हमारे पूरे फैमिली में हैं, अगर देखें मेरे अपने फैमिली में सबसे घटिया हैंड राइटिंग हमारे अंकल का था, और वो बीसीसीएल के चेयरपर्सन होकर रिटायर हुए, ठीक है। और स्टेटस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होता है ना। मुंबई में, कोलकाता में एक एक सेंटूर होटल वहाँ का, यहाँ का अशोका, उसका हमेशा का चाबी ही रहता था, दो दो लोगों का गोल्डन कार्ड, एयर इंडिया में फ़ोन करो बस फटाफट सब कुछ, कोयला भवन यहाँ वहाँ सब आप ही का। ये वाला सबसे खराब हैंड राइटिंग, हमारे पिताजी का हैंड राइटिंग अच्छा है, अच्छा था, पीसीएस अफसर थे वो, ठीक है। तो ये कोई नहीं है कि आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है तो आप बहुत आगे जाएंगे, और बहुत खराब है तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब इसमें लेकिन है, वो ये कि पढ़ने में आएगा तब ना हैंड राइटिंग हाँ,
हैंडराइटिंग खराब से मेरा तात्पर्य है बहुत खराब से नहीं है, बहुत खराब ठीक नहीं है। तो आप समझ गए, इसी को सुधार लेना है। तो वो कैसे होगा? लिखना पड़ेगा, अपनी भावना को संतुलित करके अखबार खोलना पड़ेगा, संपादकीय पेज, और देख देख के ना स्पेसिंग छोड़ छोड़कर धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, और 10 दिन में हो जाएगा। सब प्रैक्टिस का खेल है, 10 दिन में हो जाएगा। तो जब आप इतना कुछ सुधारने चले हो, इतना कुछ पढ़ते हो, तो ये कौन कहेगा, ये किसने मना किया आपको कि ये मत सुधार लो? तो बहुत खराब हैंडराइटिंग है तो देखो सुधार लो। हैंडराइटिंग थोड़ा सा मतलब क्या है, ऑडिबल हो, है ना, अंडरस्टैंडेबल हो, ये सब चलेगा बस। उसके बाद कैसा हो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक। अब जैसे मान लो गलती होता है कोई शब्द, तो वो ऐसे ऐसे, ये सब धंधा बंद, ये तो पहले ही बोला था आपको, एक बार स्ट्राइक ऑफ कर दो, जस्ट 1 स्ट्राइक ऑफ, एक बार स्ट्राइक ऑफ करो ऐसा। देखो ये ना करना पड़े तो अच्छा है, आप समझे। 3 घंटे आपका ब्रेन एकदम कॉन्सेंट्रेट होगा, आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण क्षण है, तो उसको अच्छे से जीना है ना। हम ऐसा शब्द ही क्यों उठाएं, इतना पहले से अभ्यास किए रहें कि हमें ये स्ट्राइक ऑफ ना करना पड़े, ये ठीक नहीं है। और अगर करना पड़ा भी तो एक बार, और वो भी 5-6 पेज पलटने के बाद गलती से कोई एक शब्द में ऐसा लगा, यहाँ पे क्या है कि हर पेज में ही कहीं इंक ज्यादा ऐसा है, कहीं ऐसे ऐसे है, कहीं ऐसा बनाया हुआ है, तो इनको तुरंत पहचान लेंगे सब। यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। वो सामने बैठा हुआ सेक्रेटरी एक समोसा मंगवाएगा और बोलेगा सर नंबर काट लीजिए इसका 20%, ये सही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये कबीलन और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स, बहुत सारे जो कॉपी चेक करते हैं, ऐसे लोगों की ही फीडबैक मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए। तो इसका बिल्कुल अच्छे से ख्याल आपको रखना है। एक पॉइंट और इसमें डालिए, मध्य भाग के विषय वस्तु और आलोचनात्मक पक्ष मिलकर 70 से 75% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भावना। भावना उत्पन्न करने वाले शब्दों, कथनों, कथनों का प्रयोग करना चाहिए, और कुछ नए शब्दों की रचना भी करनी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा? लिखने से, दिमाग को चार्ज करने से होगा। ठीक है, जो शब्द हम बहुत मोस्ट कॉमन यूज में नहीं ला रहे हैं, नहीं सुनते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम है समाज का, मान लो धर्मांतरण, ठीक है, धर्मांतरण एक विषय है, तो लिखने वाला स्टार्ट ऐसा करे कि 21वीं सदी में राष्ट्रांतरण की बात होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यजनक है कि आज भी हम धर्मांतरण जैसे विषय पर वाद विवाद करने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब धर्मांतरण से ही राष्ट्रांतरण, राष्ट्रांतरण, है ना, तो हम लोग राष्ट्रांतरण ही तो कर रहे हैं। अरे विकासशील का मतलब क्या होता है? गरीब टाइप का। ये तो बोलने में अच्छा लगे इसलिए बोला जाता है विकासशील। हम लोग विकसित नहीं है, जहाँ खाने का ना हो, बीपीएल हो,
हेल्थ फैसिलिटी अच्छा ना हो, आप अभी दिल्ली में हो, नॉर्थ दिल्ली में एक भी हॉस्पिटल है आपके पास अच्छा हॉस्पिटल दिल्ली के नाम पे कि कुछ भी छींक आए तो वहाँ गए और खूब जूस वूस भी पिलाया, इतना दवा दिया, ऐसा किया, इतना हाई फंडा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है। प्राइवेट चैरिटेबल इज इक्वल टू चीटेबल, यही सब है आसपास। अच्छा डॉक्टर से भेंट नहीं होगा, तो दिल्ली की तो ये कहानी है। तो एम्स दिल्ली में ही कम से कम 20-25 एम्स दिल्ली में ही होना चाहिए, इतने पॉपुलेशन है। तो जब बेसिक चीज हमारे पास नहीं है तो हम लोग थोड़ी कुछ क्लेम कर सकते हैं कि हम लोग विकास विकास विकास, है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि विकास पागल हो गया, ठीक है। तो हम लोग कैसे हैं जी, अविकसित से विकसित होने के रास्ते में हैं। तो ये एक तरह का राष्ट्र का बदलाव है, राष्ट्रांतरण। ऐसे शब्द ढूंढ लीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसा शब्द मिले उसे मैचिंग वाले कोई वर्ड, कुछ ऐसा पावर वर्ड सही जगह पे डालने का कोशिश करिए ताकि इम्पैक्ट उसका अच्छा हो जाए। और इसके लिए उपाय क्या है, अभ्यास, प्रैक्टिस। इसलिए मैंने कहा कि अपने करियर में 50 ऐसे लिखने का बस टारगेट बनाओ। मैंने अब तक एक ही लड़के को देखा, उसका नाम बता देता हूँ, अरुण नाम है, जेएनयू से आके चेक करवाया है, अब पास कर जाएगा, इस बार मेंस दिया है। अरुण नाम का स्टूडेंट है, बहुत अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ नेचर का, जो वो सब भी कुछ ठीक होना जरूरी होता है इस एग्जाम के लिए, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। इतना मेहनत से चीज़ें की है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, सिर्फ ये चेक करने के लिए जेएनयू से आके हॉस्टल से किया है, उसके बाद मन में बात लग गई है। एथिक्स में भी बहुत बढ़िया किया है, अच्छा एग्जाम हुआ है। तो ये अच्छा जो हुआ, मैं खुद ही पढ़ पढ़ के समझा कि इतिहास का या भूगोल का विद्यार्थी कभी कभी मतलब कितना अच्छे साइंस पे अच्छा लिख रहा है, पैरेलल एक और ऐसे लाया है तो कॉस्मोलॉजी पे इतना बढ़िया लिखा है, कल्चर पे भी अच्छा लिख रहा है, पॉलिटिक्स पे भी अच्छा लिख रहा है। ये लिखते 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 आने लगता है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। बहुत सारे शब्द जो ये सब है ना, क्योंकि जीएस में ये सब तो करना नहीं है। अब इकोनॉमिक्स लिखोगे तो उसका एक अपना मतलब कुछ वोकैब है, उसी में रहना है। पॉलिटी लिखोगे तो पॉलिटी का अपना एक वोकैब है, एथिक्स का एक वोकैब है, सबका एक अपना दायरा है, उसी में अपना लिख के चले। ऐसे का कोई दायरा नहीं है, अपने शब्द क्रिएट करिए। मतलब यू शुड बी लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, शब्द बनाने वाला। जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के जो लेखक होते हैं उनको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, आज के प्रधानमंत्री, ये सब ढूंढते रहते हैं शब्द, ठीक है, ऐसा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बहुत अच्छे अच्छे ओरेटर होते हैं, वो ऐसे ऐसे शब्द ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि किसान पे लिख रहे हो, तो किसान और महाजनी व्यवस्था पे आलोचना करना है, सुधार का बात कहना है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि किसान और महाजन या जो समाज के मुख्य धारा के लोग हैं, और एक ऐसा किसान जो स्ट्रगल कर रहा होता है 2 जून रोटी के लिए, इसके बीच के संबंध दाता और पाता के संबंध होते हैं। इसके बीच के और रेघाया, इसको खींचा इस लाइन को, इसके बीच के संबंध डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप के जैसा होता है, कर्जदार और कर्ज देने वाला। लेकिन क्या समय आ गया है कि दाता पाता का नाता तोड़कर भ्राता का नाता जोड़ा जाए। अब समझ गए, कुछ ऐसे करने पड़ेंगे आपको काम, और इसके लिए फिर क्या करना है उसका सुझाव दे दो। तो वो चीज जो है बड़ा इन्फ्लुएंस लेके आएगी, एक इमोशन क्रिएट करेगी, और आप अपने पर्सनालिटी को ट्रांसलेट कर पाओगे, बता पाओगे अपने कॉपी, अपने लेख के माध्यम से कि ये किस तरह का अप्रोच वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना अलंकारिक हमेशा नहीं, पहले ही बताया साहित्य नहीं लिखना है, लेकिन मतलब हर पैराग्राफ में एकाध एकाध जगह ना इमोशन क्रिएट करता रहे। तो सेल्समैन वाला बात है कि एक जोन क्लियर हो गया गेम का, क्या इंट्रोडक्शन, फंसा लिया कस्टमर को, अब इसके पॉकेट से पैसा निकालना है, तो थोड़ा भी हल्के में करोगे तो भाग जाएगा, तुरंत समझ जाएगा अच्छा ये दूसरा है, ना ना इसका नंबर काटो, सही नहीं है।
तो ये फील ही ना हो तब तक थोड़ा इमोशनल कर दो कहीं पे, इससे पहले कि कंटेंट के चीज़ों पे जाए, कोई कोई शब्द अच्छा आ जाए, कोई केस स्टडी बढ़िया आ जाए, उसी में फंस जाए और उसी में करके उसको लगे कि नहीं ठीक ही है, ठीक लग रहा है, बढ़िया लिखा है, और ऐसे ही करते करते मार्क्स निकल जाए। बस छीनना पड़ता है पैसा, मार्क्स लेना पड़ता है, देने के लिए थोड़ी बैठा है। वो सामने एक पिला ही रहा है, चाय नाश्ता करा ही रहा है, कुछ कुछ देख रहा है, वो भी कुछ हिंट दे रहा है, समझ गए। इतने चीजों के साथ आपको जाना पड़ता है, वरना क्यों है ऐसा कि 33% से लेकर 50% में लोग सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं। ऐसा होता तो 80%, 92% नंबर आता है ना। वो ऐसा नहीं है, बहुत क्रिटिकल माइंड से चीजें देखते हैं सब, ठीक है। तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, इन बातों का ध्यान हमें रखना है। अब आ जाइए निष्कर्ष में। कि निष्कर्ष में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन जो है ना, निष्कर्ष, इसके लिए एक तो सिंपल मॉडल है, इसको ABC मॉडल कहते हैं, A, B और C, ठीक है। तो A से क्या हुआ जी, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, ठीक है। B से क्या है, ब्रेवरी होना चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिसिटी, मतलब थोड़ा एथिकल चीजें हो, प्रैग्मेटिक हो। बी का मतलब है ब्रेविटी, ब्रेविटी। इस ब्रेविटी का मतलब बहादुरी नहीं है, लेकिन यूएस के एक स्टेट में इस स्पेलिंग का मतलब भी साहस समझा जाता है। यूएस में 50 तरह का इंग्लिश है, 50 स्टेट 50 तरह का इंग्लिश। एक्चुअल में बहादुरी का मतलब यहाँ लिखा है, भूमि है ना, क्या लिखा है, ब्रेवरी, नॉट ब्रेविटी। ब्रेवरी इज इक्वल टू बहादुरी, जो साहस के चीज में है। और सी का मतलब है क्लैरिटी। तो ए बी सी पहला एक तो हो आपके निष्कर्ष में, और इसके साथ साथ कुछ बातें ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब है पता है, ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्तता, संक्षिप्त हो, संक्षेपण, ठीक है, संक्षिप्त हो। ऑथेंटिक का मतलब है हमारे लिए प्रैग्मेटिक शब्द से समझना, है ना, सही हो, मान्य हो, मतलब थोड़ा नैतिक पहलू इसमें छुपा हुआ है, और ये सरल हो, समझ में आए, सेंस में लिख रहा हूं, मीनिंग नहीं लिख रहा हूं पूरा। दूसरा, ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक, भविष्योन्मुखी ये हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, और उसके बाद क्रिएटिव, क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिव हो, रचनात्मकता। और ये मेहनत करना पड़ेगा, ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, कुछ कुछ चीजों का ख्याल, मेहनत। और ये सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट हो सकता है, कोई आयोग हो सकता है ना, कोई रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है, इत्यादि। ये जो आप जीएस का जो अध्ययन करते हैं ना, सामान्य अध्ययन, इससे ये होगा। रचनात्मकता का मतलब ये हुआ कि हम कोई सुझाव दें, वो भारतीय प्रशासन में, भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में लागू होने लायक हो। प्रैग्मेटिज्म इसमें छुपा हुआ है, ये सबसे जरूरी है, और ये सीखना पड़ता है। पॉजिटिव बातें बताना आसान है, कोई भी बता देगा, हवाबाजी है ये। भविष्योन्मुखी बातें करना भी हवाबाजी है, चल जाएगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।
और भी कंक्लूजन में चीजें होनी चाहिए ऐसे, जैसे मिशन विजन दिखे, आपकी बातों में, आपके सुझाव में ऐसा लगे कि कुछ मिशनरी वाला टच है, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं आप, परिवर्तन, विजन, एक आप दृष्टि देते हैं जिसके आधार पर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, सोचने का, देखने का नजरिया आपके पास है। जैसे कोई आयोग बोल रहा हो, है ना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का रिपोर्ट पढ़ रहे हो, ऐसा फील होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें हमारे निष्कर्ष में होनी चाहिए। और अगर क्वांटिटी में देखेंगे तो वही है 8 से 12%, 13 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नकल नहीं होगा कभी भी। इंट्रोडक्शन का कभी भी ये नकल नहीं होना चाहिए। जो चीज हम परिचय में लिखे हैं वही बात निष्कर्ष में हम ना बताएं। लिखिए तो इसमें निष्कर्ष में ये सब शब्द लिखे होंगे, आप इसके साथ लिख दीजिए नोट। निष्कर्ष में परिचय का दोहराव नहीं होना चाहिए, परिचय का दोहराव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष पढ़कर ऐसा महसूस होना चाहिए कि किसी मुद्दे पर जिस प्रकार एक आयोग जिस प्रकार एक आयोग सुझाव देता है, सर्वोच्च न्यायालय कोई विचार व्यक्त करता है, ऐसा प्रतीत होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए, है ना। तो ये है हमारे निबंध का एक ओवरऑल, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसका बॉडी, उसकी रचना, स्ट्रक्चर, इसको ध्यान में रख के हमें लिखना है। ठीक है, अब दो तरह के आते हैं, एक तो है मूर्त और दूसरा अमूर्त। अमूर्त टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे उसके कुछ तरीके हम निकालेंगे। आइए अगले पेज पर। अमूर्त निबंध, अमूर्त निबंध, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे साहस हो गया, आत्म अनुभूति पर हो गया, है ना। फुर्तीला किंतु अनुशासित ही विजयी होता है ना। शब्द दो धारी तलवार से भी तीक्ष्ण होता है, ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये तमाम चीज आ जाए तो उसमें एक तो स्ट्रक्चर क्या होगा। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आए तो उसका परिचय थोड़ा बड़ा लिखा करो, क्योंकि उसमें बहुत कंटेंट बहुत नहीं होगा। फुर्तीला किंतु अनुशासित विजयी होता है, इसमें बहुत विषय वस्तु नहीं होगा, इसके सामाजिक कारण नहीं खोज पाओगे, इसके सांस्कृतिक, इसके धार्मिक, राजनीतिक कारण नहीं मिल पाएगा। कंटेंट कम है, मध्य भाग इसका छोटा होगा, और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा, कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा, कंक्लूजन थोड़ा इंट्रोडक्शन से भी बड़ा होगा। ठीक है, उस पर आते हैं। इससे पहले कि अमूर्त चैप्टर को ब्रेनस्टॉर्म कैसे करें, ये थोड़ा सा हम देखेंगे, कैसे हम निकालेंगे किसी चीज में। ठीक, एक टाइटल बनाइए, अमूर्त निबंध।
ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आ जाइए तो चूजिंग ए टॉपिक तो एक जैसा होगा, आप किसमें नया कर सकते हो, किसमें इनोवेटिव आइडिया आपके पास है, एक तो ये है। सिर्फ नॉलेज मत देखो, कंटेंट मत देखो कि किसमें है, ठीक है। अब आ जाइए ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग हम कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ, मतलब कुछ फ्रेम बताता हूँ, इसी में उस शब्द को डालोगे, जो जो आप पकड़ोगे ना, जो क्वेश्चन चूज किए उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, मूल विषय जो है, तो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी ये मान लो कंटेंट है, तो तीन चीज निकालिए, व्हाट, हाउ एंड वाई। व्हाट, हाउ, वाई किताब भी आता है, CSIR का बहुत अच्छा किताब है, साइंस एंड टेक का, पढ़ना चाहिए। पीटी में बहुत सारा सवाल आता है, जैसे व्हाट इज एड्स, बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न जो है ना, उसके जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे प्रश्न आता रहता है कि भाई जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें कौन सा वेव है, तो रेडियो वेव है। टीवी जो रिमोट आप चलाते हैं ये कौन सा है, तो ऐसे ऐसे CSIR की किताबों से ले लेते हैं। कभी ऐसे ही शौक से कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए। व्हाट, हाउ, वाई। अब मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं युवा, यूथ, तो यूथ क्या है, ठीक है। और क्या है कि कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, आप समझ गए। परिभाषा को बनाना है यूथ के चीजों को समझ करके, समझ गए। यूथ कैसे विकसित होगा और यूथ को क्यों बेहतर बनाना जरूरी है, ठीक है। कैच देम यंग, कनाडा में यंग प्राइम मिनिस्टर लोग ढूंढते हैं, हम बूढ़े को क्यों ढूंढे। लीडरशिप युवा को देना चाहिए जिसमें कुछ क्षमता हो, बदलाव करने का कुछ हो, कुछ होता है उसमें ना। तो पहले व्हाट, हाउ, वाई है। तो अब जैसे युवा पे हम लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई एक युवा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि 2 आंख हो, 1 नाक हो, 2 कान हो, 2 पैर हाथ हो, और वो मेल या फीमेल हो, एज उसका मान लो, परिभाषा भी रट लिए, 13 से 35 साल का उम्र यूथ अफेयर की मिनिस्ट्री मानती है, तो उसे युवा कहते हैं। परिभाषा ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना है युवा माने उत्साह, युवा का अर्थ उत्साह नहीं, युवा माने शब्द ऐसा लिखिए, समझ गए। युवा माने उत्साह, युवा माने बदलाव, युवा माने परिवर्तन, युवा माने नेतृत्व, ऐसे बोलते जाइए, ब्ला 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 8-20 चीज बोल दिया ऐसा, ठीक है। और तब बताइए कि सच में युवा वही है जिसके पास उम्र कम है, और मतलब युवा सिर्फ वो नहीं है जिसके पास एक 30 साल के आसपास का उम्र है, या 13 से लेकर 30-35 साल का उम्र है, बल्कि युवा वो है जिसमें उपर्युक्त बिंदु पाए जाते हैं, चाहे वो जीवन के किसी पड़ाव में है, समझ गए। ऐसी चीजों को लेके आना है, ऐसे निकलेगा। आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ऐसा। अब एक तो पहले इस पे ले लेना है, व्हाट, हाउ, वाई। एक ये मेथोडोलॉजी है व्हाट, हाउ, वाई का, क्लियर। इसके बेसिस पे ढूंढना है हमें, फिर हमें एक दूसरा मेथोडोलॉजी अप्लाई करना है, ठीक है। अब से पॉइंट लिख दीजिए, व्हाट, हाउ, वाई आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी शब्द उसमें साहस भर दीजिए, क्रोध भर दीजिए, आत्मानुभूति लिख दीजिए, कुछ भी जो आया हुआ है शब्द लिख दीजिए। तो शब्द क्या है, क्यों है, कैसे विकसित होता है, ठीक है, ऐसा आपको करना है। अब हमें एक दूसरी पद्धति अप्लाई करनी है। तो कोई भी अगर मान लीजिए कंटेंट है, मान लीजिए विमेन का है या यूथ का है, कुछ भी ETC, कुछ भी बुजुर्ग, कुछ भी है, तो क्या क्या चीज हमें खोजना है, क्या क्या देखना है ना। एक व्यक्ति के रूप में, एज ए इंडिविजुअल, एक नागरिक के रूप में, ठीक है, एक भाई के रूप में, बहन के रूप में कुछ मिल रहा है। कहीं कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा, मैं ओवरऑल एक आपको तरीका बता रहा हूँ, है। नागरिक हो गया, भाई बहन हो गए, प्रेमी प्रेमिका, ब्ला ब्ला, पति पत्नी, ठीक है,
अधिकारी, राष्ट्र नागरिक, विश्व नागरिक, है ना, एक मानव के रूप में, ठीक है। इसमें जरूर सिविल सेवक जरूर लाया करिए, हर जगह हर चीज में ढूंढा करिए एक सिविल सेवक या लोक सेवक के रूप में, इत्यादि इत्यादि। उसके मल्टीपल डायमेंशंस को निकालिए। जैसे युवा तो एक भाई के रूप में, एक पति पत्नी के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में, एक अधिकारी, मानव, ये वो ब्ला ब्ला, अनगिनत कंटेंट इससे रिलेटेड इस तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे साहस भी लिख दोगे ना, तो व्यक्ति में साहस का बात करो, एक ह्यूमन बीइंग में साहस का बात करो, ठीक है। प्रेम में भी सच्चाई, साहस की क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं। काल्पनिक क्षमता आपकी तभी बढ़नी शुरू होगी जब आप इस तरह से विषय वस्तुओं को ढूंढ करके इतने आधारों पर निकालना शुरू करेंगे तब। और ये सभी अमूर्त चैप्टर के लिए आपको अभ्यास करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। बुजुर्ग, युवा, है ना, भाई बहन, कोई लोक सेवक, जैसा आया मान लीजिए कि कोई पिछले इसी बार शायद साहस पे है, करेज पर है, तो इन सभी में देखिए साहस रख करके समझने का प्रयास करिए। इसमें अभी पेरेंट्स छूटे हुए हैं, माँ बाप, है ना, इसके रूप में क्या है, रिश्ते, ब्लड रिलेशन से चीजों को लेके। अब ये नहीं कि बुआ और भतीजी भतीजा, अति नहीं करना है, हाँ, कंटेंट के। तो इसी में से ढूंढ के निकालना है। तो आपके पास कुछ कंटेंट यहाँ से ब्रेन स्टॉर्मिंग करके सोचने के विषय आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये ले लेना है, और फिर इसके बाद ये आप लिख चुके होंगे। और कोई स्टॉर्म करने के लिए, दिमाग पे जोर डालने के लिए, जिससे चीजें बाहर आए, हैं, हम क्या करेंगे, तीसरा पक्ष, एक तो व्हाट हाउ वाई मेथड, और एक ये जो ह्यूमन रिलेशंस के जितने पॉइंट्स बनते हैं, ये इनसे हम चीज़ों को निकालेंगे। फिर उसके बाद तीसरा विषय जो हम लेंगे, कोई भी कंटेंट यहाँ लिख दीजिए, इसका पॉजिटिव साइड क्या है और निगेटिव साइड क्या है। मान लीजिए यूथ पर लें, तो क्या निगेटिव है जी युवा में, अति उत्साह है। और अब देखिए यहीं पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कराते हैं, बहुत सी चीजें आ जाएंगी। और क्या है, होश में जोश, जोश में होश खो देता है, अति उत्साह से थोड़ा मैच ही कर रहे हैं। इमोशनल भी होता है, और नेगेटिव, नकारात्मक। ये कितना शर्माते हो यार तुम लोग, सोचते हो कि हमारा शिकायत ना हो जाए, है ना, हम युवा हैं कैसे बोले। दूरदर्शिता की कमी, बहुत अच्छी बात है। और अनुभव की कमी, अच्छी बात है। और जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ध्यान का भटकाव, एकाग्रचित्ता का अभाव। और ना ना, ये तो बिल्कुल नहीं, रिस्क लेते हैं तभी तो देखते हैं, दिल टूटता रहता है तो भी ट्राई करते रहते हैं, वो सब वो नहीं। अति ना, ये भी ठीक, ये उतना नहीं है। नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव लगे। अब जैसे ये नेगेटिव पॉइंट कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ये मज़ा नहीं आया। ये इंटरव्यू में बोलने के लिए ठीक है, बट ऐसे में एक्चुअली ढूंढने के लिए नहीं है। ये सब चीज़ बताना इस तरीके जैसा इन्होंने बताया ना, कि आप अपने व्यक्तित्व में 3 कमियां बताइए, तो अब ये बताना कि सर कई बार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और उससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ जाता है। देखो मैसेज क्या दे रहे हो, मेहनती है, विटलिटी, एंड्योरेंस है, ठीक है, ये बात। कई बार मैं सहज विश्वास कर लेता हूँ, ये सोच करके कि ट्रस्ट रखना चाहिए ह्यूमन बीइंग पर, जबकि मुझे उस समय समझ आ रहा होता है कि ये व्यक्ति गलत है, समझ गए। अब यही कमी है, कमी भी खूबी जैसा बताया कि देखो इसको सेंस तो है, और उसमें एक लाइन जोड़ दो कि मैं जल्दी ही इसको ठीक कर लूंगा, इसका भी मुझे आभास है। तो पूछा है कमी, खूबी के जैसा कमी बताओ,
समझ गए? मैं कई बार वर्कलोड ज्यादा ले लेता हूं, ठीक है, तो वर्कलोड ले लेता है। और भी खूबी, मतलब कमी पूछा, खूबी के जैसा क्या बता सकते हो कि मैं यूजुअली सामान्यतः डायरी बना करके प्राथमिकता के साथ कार्य करता हूं। कभी कभी प्राथमिकता छूट जाता है, लेकिन मुझे आभास रहता है कि इसे ठीक करना है। अपना मैसेज दे क्या रहे हो कि रूटीन से काम करते हैं भाई, प्रायोरिटी से करते हैं। ही इज अ बॉन्ड मैनेजर, ठीक है, तो ऐसे बताना है। इंटरव्यू नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे है सच में कमी बताओ। अरे ये सब बताओ ना, पब कल्चर है ना, ड्रिंकिंग एंड ब्ला ब्ला, उड़ता पंजाब, ये सब बोलो ना, नशाखोरी, ये सब सब इधर ही तो है ना ज्यादा। धुआं, दिल्ली में इतना धुआं है, तो कौन कर रहा है धुआं? मतलब वो, मतलब अच्छे से किसी रेस्टोरेंट वाला धुआं, है ना, हुक्का बार, तो बुजुर्ग बैठे रहते हैं उसमें, कौन बैठते हैं? दिल्ली में कितने हुक्का बार है, उसके लाइसेंस होते हैं, उसमें चले जाओगे तो ऐसे ही मतलब लगेगा कि फेंट करके गिर जाओगे, उसमें बैठे रहते हैं सब अच्छे से। गोवा जाते हो तो क्या होता है, बीचेस पे ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं, और जैसे दवा छिड़कने वाला मशीन नहीं है, ऐसा ऐसा करके मुंह में एक बार ऐसा ऐसा पिलाता रहता है ला, या फिर हुक्का जला करके एक इधर, उसी का जूठा वाला मुंह इसमें, उसमें सब हुक्का लेके सेल्फी लेते हुए। ये कौन करता है, बुजुर्ग की युवा? युवा। ये सब सब लिखो, निगेटिव सब ये सब है, निगेटिव से ज्यादा अच्छा है क्या है जी? अब इस पे सोचना है, इस पे आप करना, मैं आपको तरीका बता दिया, रास्ता दिखाया, उसको करने का आपको मेहनत करना है सब एरिया में, ठीक है, निकालना है ढूंढ करके। पॉजिटिव क्या है? हर जोखिम लेने की क्षमता है, बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। सुकरात भी अनैतिकता को सुधारने के लिए युवा को पकड़ रहा था, क्योंकि बूढ़े तो सुधरने वाले से रहे, बिगड़ गए एक बार तो काम खराब। युवा से ही बदलाव होगा, बदलाव के लिए तैयार रहेगा, लीडरशिप कर सकता है, और इनोवेटिव हो सकता है, हार्ड वर्किंग हो सकता है, उत्साह है ना, ये सब चीज, जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना है, ठीक है, एक ड्रीम को लेकर के चल सकता है। और युवा क्या करेगा? युवा एथिकल भी होता है ना, कंपैरेटिवली एथिकल होता है, ठीक है। एक एज के बाद लोग ज्यादा ये गड़बड़ करते हैं, ठीक है, रिस्की एज आता है एक एज के बाद। करप्ट प्रैक्टिसेस में भी इस तरह की चीजें हैं, जल्दी से वो इधर नहीं जाता है पहले। अब वो जैसे यहाँ पे था कि भटक करके गया है ना, ये सब पब कल्चर ये वो सब भटके हुए युवा है। असली वाले कोई मेंटर से भेंट हो जाए तो तुरंत उस जोन से इस जोन में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो ये सब ढूंढा करिए, पॉजिटिव पॉइंट्स एंड निगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, समझ गए? एक ये तरीका लीजिए, यहां से भी ब्रेनस्टॉर्म करिए, आपको मिलेगा, ठीक है। अब जैसे उत्साह का पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा भाई? तो उत्साह और अति उत्साह, अति उत्साह अच्छा नहीं है। अब अति उत्साह होने की खराबी क्या क्या है, उसके कोई कहावत मुहावरे याद आ गए। सरदार पटेल ने कहा कि अति उत्साहित हो तो असफल होने के लिए तैयार रहो, बस असफलता चल चुकी है, आपको मिलने वाली है। इस तरह से कुछ लिखे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव से चीजों को हम निकाल सकते हैं। उसके बाद कैसे निकालेंगे? कोई भी विषय चाहे वो अमूर्त क्यों ना हो, इसमें अब कुछ भी कंटेंट, यहाँ कुछ भी जो मन आए वो अमूर्त लिख लो। अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झांको, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखे अनुशासित, तो अनुशासित का क्या मिलेगा भाई? तो इतिहास में देखो ना कौन कौन अनुशासित था, ठीक है। तो हमें भाई कहीं कांट दिख गया, लोग उससे घड़ी मिलाते थे, तो इतना बड़ा फिलोसोफर था, बड़ा डिसिप्लिन्ड लाइफ। गांधी जी डिसिप्लिन्ड, है ना, अपने जीवन को बहुत समय के साथ डिसिप्लिन करके रखना। स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे, वहां से कुछ मिल गया कंटेंट आपको, ठीक है। और ये सब क्या विजयी भी हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में सफल लोग हैं। जमशेद जी, नसरवान जी, टाटा, बहुत ही अनुशासित।
और एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के बेटे हो करके कपड़े के व्यापार में हंगामा मचाने वाले, पहले ओसाका और ये वो सब गए, सब क्या क्या किए, है ना, मुंबई का मॉडर्नाइजेशन किए, टाटा टिस्को का स्थापना किए, है ना, टाटा एंड सन्स के इतने बड़े ये। उसके उसके बाद उसकी भौगोलिक स्थिति को देखिए, मैं क्या कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? भौगोलिक स्थिति और इसकी सामाजिक स्थिति को समझिए। ये मैंने क्या किया है, पेपर 1 जीएस का, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पेपर में, आपका जो सिलेबस है ना, अब उस चीज का राजनीतिक या संवैधानिक पहलू खोजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अनुशासन, अब इसका संवैधानिक पहलू क्या होगा भाई? लेकिन संविधान क्या कहता है, गैर अनुशासित हो जाना। तो आपको लिखने के लिए एक आधार मिल गया कि संविधान भी हमें अनुशासित रहने की ही आज्ञा देता है, कि चाहे कितना भी बड़ा पदधारी क्यों ना हो, राष्ट्रपति जो कि जिसके नाम पर सारा कामकाज होता हो, उसके लिए भी सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि आप यही बात लिख दें, आप चुनाव आयोग पे लिख दो, इलेक्शन कराने के लिए एक स्वायत्त संस्था, किंतु इसे भी जितने कर्मचारी और अधिकारी चाहिए वो कार्यपालिका तय करवाते। तो एक तरह का डिसिप्लिन है संविधान में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का विभाजन है अंगों का, एक दूसरे के क्षेत्र में ना जाए, दूसरे इसमें ना जाए, सत्ता का विभाजन, अनुशासन से जोड़ दिया इन चीजों को। ये सब काल्पनिक क्षमता को बढ़ाने वाली बात है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। अब सामाजिक न्याय लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पे बात हो गया। इसके अंतर्राष्ट्रीय पहले विदेश में चल के देख लेते हैं, पेपर 2 खत्म हो गया। और आर्थिक पक्ष देख लो, ठीक है, इसके पर्यावरण से जोड़कर पक्ष को देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देख लो, सुरक्षा वगैरह की आवश्यकता नहीं है हर जगह, ये थर्ड पेपर खत्म हो गया। और इसके नैतिक पक्ष को देख लो, तो चौथा पेपर भी खत्म हो गया, ठीक है। और अमूर्त को मूर्त में ट्रांसलेट करो, ठीक है। यहाँ पे अमूर्त विषय मैं जैसे कुछ भी लिख देता हूं, शब्द अमूर्त है को मूर्त में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब इतिहास में कोई कहावत, कोई बात ऐसा, या कोई गवर्नर जनरल ने कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिससे टच कर गया, या गांधी ने कुछ किया, डू और डाई, क्या है ये, निकालो ये सब, इतिहास से खोजो, करो या मरो। वो गांधी जो अहिंसा की बात करते हैं, अब उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जो है जो जीत जाएंगे हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी देख रहे थे, तो डू और डाई ये शब्द ही तो है, करो या मरो। अब इसी को आज की किसी चीज, एक विद्यार्थी अगर अपने जीवन में ले ले, किसान अपने जीवन में ले ले, एक शिक्षक ले ले, एक वैज्ञानिक ले ले, इंजीनियर ले ले, पॉलिटिशियन अगर डू और डाई के जैसा काम करने लगे तो सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इतिहास से किसी को ढूंढ लिया, आप समझ गए। अमूर्त को मूर्त में ट्रांसलेट करना है, बस कुछ भी ढूंढना है, उससे मैच करा देना है। अब चाहे शब्द हो, है ना, युवा हो, आत्म अनुभूति हो, कुछ भी चीज, अनुशासन हो, साहस हो, है ना, कर्तव्य हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी आए, इसको इसी जो आपका पढ़ाई लिखाई है जीएस का, उससे कनेक्ट करके कुछ कंटेंट निकालिए। बताइए लिखने लायक होगा कि नहीं? 1000-1200 शब्द अभी नहीं था, कुछ देर पहले तक नहीं हो रहा था ना, अब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अप्लाई करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का ही फेज जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट, हाउ, व्हाई, फर्स्ट टेक्नोलॉजी, उसके बाद
ह्यूमन रिलेशंस के जितने आयाम हैं, व्यक्ति, ये वो ऐसा, परिवार, नागरिक, जो भी आपने देखा, विश्व नागरिक, राष्ट्र नागरिक, ऐसा ऐसा, इसके रूप में क्या ऐसा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और उसके बाद जीएस के जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसमें अमूर्त विषय से लेकर के कौन सी बातें हैं, कहने का मतलब ये है, अगर ये आपको मिल जाता है तो आपका काम हो जाएगा। लाइए मैं इसको, आप चूंकि खतरनाक खिलाड़ी हैं, भूल जाएंगे 1 महीने के बाद, तो कुछ कुछ लाइन, 4 लाइन लिखवा देता हूँ। लिखिए, अमूर्त निबंध, पहला पॉइंट, अमूर्त निबंध में विषय वस्तु को ढूंढने के लिए क्या, क्यों, कैसे से जोड़कर प्रयास करना चाहिए। दूसरा, मानवीय जीवन में जितने रूप हैं, भाई बहन, पति पत्नी, नागरिक, सिविल सेवक, नेता इत्यादि, इन सभी के आधार पर उस विषय वस्तु पर विचार करना, ठीक है। तीसरा, दिए गए विषय वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को निकालना या ढूंढना। और आखिरी पॉइंट, दिए गए अमूर्त विषय, दिए गए अमूर्त विषय से मेल खाते हुए उदाहरणों को जीएस के चारों पेपर में से ढूंढना। ठीक है, कोई भी घटना, कोई व्यक्ति, कोई संस्था उससे मैच करती हुई आपको मिले, उसको निकाल लीजिए। तो आपके पास बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्म करके चीजें आ जाएंगी जो आप किसी भी अमूर्त, ये सबसे देखिए आदर्श स्थिति है जिसमें शून्य पर ही बोलने को हो जाए। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति का इतना मनन मंथन का या काल्पनिक क्षमता इतनी बढ़ गई होती है कि वो कुछ किसी भी चीज पर वो लिख सकता है, बोल सकता है। ठीक है, ये स्थिति आपको उत्पन्न करनी हो किसी भी चीज पर, सच में, है ना, जो भी कह दिया जाए आप उसमें लिखने की स्थिति में हैं, मतलब आपको ब्रेन स्टॉर्म करने आ गया, फिर ये सबसे अच्छी तैयारी है, क्योंकि क्वेश्चन तो आउट कर नहीं पाओगे। ठीक है, बाकी तो अब जैसे इस बार के जितने अमूर्त चैप्टर हैं वो सभी एथिक्स से ही थे। इस बार थोड़ा कुछ ज्यादा ही सीधा था, है ना, या तो साहस था या जो भी आया था, सभी एथिक्स में कहीं ना कहीं कोई मोरल थिंकर्स, कोई सद्गुण या कोई चीज, कोई टॉपिक से ही उठा के दे दिया था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार कुछ साइकोलॉजी वाली अलबेली सी चीजें डाल देते हैं, तो भी हम ऐसे चीजों को भी इस पद्धति से निकाल सकते हैं।
और फाइनली उसका एक स्ट्रक्चर ब्रीफ में लिखे तो अमूर्त निबंध की संरचना, अमूर्त निबंध की संरचना। पहला, इसमें परिचय बड़ा होता है, इसमें परिचय तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है, मतलब मूर्त निबंध से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अब ये समझना है कि ऐसा क्यों है। जहां पे भी अमूर्तता है वहां आपको उदाहरण देना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं संशय, आपको संशय पे लिखना है, कंफ्यूजन, है ना। अब संशय कोई संविधान के आर्टिकल 14 में है ऐसा तो नहीं है, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा चलती है उसको संशय कहते हैं, ऐसा नहीं, कोई स्पष्ट नहीं है कि ना हम इसको पकड़ के फट से लिख दे। तो आपको इसको समझाना पड़ेगा कि जब हाँ और ना के बीच बीच की स्थिति हो तो इसे संशय कहते हैं। हम इधर भी जाना चाहते हैं उधर भी जाना चाहते हैं और कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भय के आधार पर डिसीजन ना लेना संशय की स्थिति हो, फिर एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। तो आपको एक्सप्लेन करना बहुत पड़ता है, तो शब्द की सीमा बढ़ी जाती है। इवन इंट्रोडक्शन भी डालोगे ना, एक एक डायमेंशन भी निकालोगे तो वो भी एक्सप्लेन ही करके लिखना होगा, तो इंट्रोडक्शन बड़ा हो जाएगा। तो अमूर्त विषय में इंट्रो बड़ा होता है, 20 से 25% कर दीजिए, बड़ा होता है। और बड़ा को गोल करके एरो बाहर निकाल के अप टू 25% रख दीजिए, 25% यही होगा, है ना। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, अमूर्त निबंध के परिचय में पाठक के जिज्ञासा को बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अन्यथा निबंध बोझिल हो सकता है। बोझिल हो सकता है। जैसे मान लो पब्लिक पॉलिसी पे है, सीमा विवाद पे है ना, राज्यों का आकार छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, पर्यावरण पर है, तो उसमें तथ्य आंकड़े आप जो बात बोलोगे ना सेंस होगा कि ना, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें जिसमें सेंस लेस स्थिति रहती है, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, कुछ कुछ पता नहीं चल रहा है, ये वाली बात। तो आपको एक ही रास्ता है कि अगर उसको अपने निबंध में बनाए रखना है, उसका फोकस, तो उसकी जिज्ञासा बहुत हो, तो आपको बहुत पावर वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। अर्थात, इसी में लिखिए अर्थात, अमूर्त निबंध के लिए पावर वर्ड्स, यशस्वी तेजस्वी शब्दों के प्रयोग, कविता, मुहावरे, कहावत, रूल ऑफ थंब, मेंटल गैप, है ना। मेंटल गैप इत्यादि उत्पन्न करना होगा। मेंटल गैप और रूल ऑफ थंब क्या होता है जी, ये सब है ना साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और आप भी लिखते हैं तो आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, है ना। तो पाठक थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक हो जाए कि सोचे देख ही लेते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं पता तो चल नहीं रहा है, लेकिन हम इसके दबाव में, प्रभाव में आ गए हैं। और ये हमेशा परसुएशन वाला करता है। परसुएशन के चैप्टर में मैंने आपको, अगर आप एथिक्स के क्लास में बैठे थे तो आपको बताया होगा मैं, मेंटल गैप, रूल ऑफ थंब, जैसे जाही विधि राखे राम वही विधि रही है। ठीक है, मान लीजिए फुर्तीला विजयी होता है, आपको कहना है, तो आप कुछ कह दिए ऐसा कि
यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घ्रियम पिबेत, है ना। यह एक जीवन दर्शन है जो आलसियों का होगा, जो मेहनत नहीं करते हैं उनका होगा। तो इनका नियति तय है ना। और फिर कुछ कहानी, कुछ बातें ऐसी, तो कहीं कहीं पे मुहावरे कहावत इसका थोड़ा भरमार थोड़ा रहे, ज्यादा रहे ये सब चीज। अब पब्लिक पॉलिसी में ये सब ज्यादा करोगे ना तो दुखी कर दोगे आप। अगर सीमा विवाद में ज्यादा ये सब करोगे तो लगेगा कि ये जो है इसको हिंदी साहित्य का प्रोफेसर बना दिया जाए, कुछ ऐसा विचार मन में आएगा। थोड़ा सा इन चीज़ों का अप्रोच आप लीजिए, खूब प्रयोग करिए, पावर वर्ड्स खूब यूज़ करिए, खूब मुहावरे कहावत मेंटल गैप ये सब डालिए। बॉडी पैराग्राफ एकदम स्पष्ट बनाइए। अमूर्त चैप्टर के इतने स्पष्ट होने चाहिए ना, जो एकदम साफ साफ झलके उदाहरण के साथ। और वो उसमें यही सब आएंगे, ये इतिहास भूगोल है ना, साइंस एंड टेक, यहाँ से आए हुए तथ्य आंकड़े के साथ एकदम क्लियर लिख दीजिए। मध्य भाग या अगला पॉइंट डाल दीजिए। अमूर्त निबंध का मध्य भाग अत्यधिक स्पष्ट होना चाहिए और उसमें मूर्तता, स्पष्टता, मूर्तता, स्पष्टता बढ़ाने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामान्य अध्ययन के सभी विषयों से स्पष्ट आयामों का प्रदर्शन करना चाहिए। स्पष्ट आयामों का प्रदर्शन करना चाहिए यदि वे उस अमूर्त विषय वस्तु से मेल खाते हों या नजदीक हों। मेल खाते हों, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर लिखा जाता है ये। अगर देखो अमूर्त चैप्टर में एक तो क्वेश्चन ही बहुत कंफ्यूजिंग, इंट्रो आपको बताया ही है कि ऐसा लिखो कि समझ में ना आए, खूब उसमें कहावत मुहावरा लब्बो लुआब डाल के थोड़ा काम तो चला लिया, 150 शब्द पढ़वा दिया, 200 शब्द पाठक से, लेकिन समझ में कुछ आया नहीं स्पष्ट। उसके बाद आगे बढ़े तो फिर वही कंक्लूजन भी वही, तो नंबर भी वही होगा, समझ गए। बीच में पॉज ले लेना है और एकदम कॉन्क्रीट आइडिया, कुछ कहावत मुहावरे न डालें। जैसे निबंध के आयाम लिखते हैं, एनालाइज कर करके बताते हैं, तो बताइए, ठीक है। अब मान लो साहस ले लिए हो ना, साहस, इसका मूर्त चैप्टर क्या होगा? एक सद्गुण है ये, हाँ, सद्गुण के बारे में आपको एथिक्स में अच्छा ज्ञान होगा। प्लेटो ने इसके बारे में बताया है, इसके बारे में आपके पास अच्छा ज्ञान होगा। साहस दिखाने के लिए संतुलन चाहिए होगा, संतुलन, ठीक है। तो संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास स्पष्ट चैप्टर है ना एथिक्स में। साहसी बनने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस, धैर्य, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ये सभी चीज इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति में होती हैं, ऐसे नहीं होंगी, ठीक है। और इसके सारे तरीके आप पढ़ोगे विषय वस्तु में। अब ये मिल गया ना आपको, पता है ये कहाँ का है, उठा ये 4th पेपर का ही है, तो दुनिया भर की चीजें आपको कॉन्क्रीट चीजें मिल जाएंगी। मोरल थिंकर्स ये वो आप आराम से दे सकते हो, है ना। अब जैसे संतुलन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम अरस्तु लिख सकते हैं, ठीक है।
अरस्तु ने कहा था मध्यम मार्ग की विचारधारा पर चले, और ये साहस क्या है? मध्यम मार्ग है। एक है दुस्साहस और एक है कायरता, और इसके बीच बीच की बात क्या हुई? साहस, मिडवे। तो हमें साहसी होना चाहिए। अब ये लिखते लिखते तुरंत जोड़ दिया मध्यम प्रतिपदा, गौतम बुद्ध ये भी ऐसी बात कर रहे होंगे। महात्मा गांधी से हम पढ़े हैं, गांधीयन थॉट्स में चले जाओ, ठीक है। गांधीयन थॉट में क्या है भाई? सत्याग्रही, जो सत्य के लिए आग्रह करेगा, वो अगर साहसी नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। और फिर गांधीयन थॉट से बहुत कुछ कि साहसी बनने के लिए आपको सत्य का अभ्यास करना पड़ेगा, सत्य का अभ्यास। अब बढ़ते जाओ ना, कंटेंट की कंटेंट है। मध्य भाग में सिर्फ यही, कोई कहावत मुहावरा ये सब कोई बातें नहीं, एकदम कॉन्क्रीट बात, कॉन्क्रीट, ठीक है, ऐसा है, समझ गए? अच्छा, अब थोड़ा और ऐसा ले लेते हैं जो मतलब उतना दिखता ना हो। तो शब्द दो धारी तलवार है। शब्द का तो कोई चैप्टर नहीं है ऐसा आपके पास, है कि नहीं है? है, सीसेट में है ना। कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंड करने में क्या करते हो? शब्दों का ख्याल रखते हो, उसके प्रभाव का ध्यान रखते हो। और चैप्टर है कि नहीं? संचार कौशल, अंतः परस्पर संबंध निकालो ना। अब शब्द, अब इससे हमें मध्य भाग के विषय लिखाने हैं। तो हमारे सीसेट में कहीं पे आ रहा है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन। एक प्रशासक के लिए, है ना, तेजी से महत्वपूर्ण शब्दों को देख करके विचार बनाना जरूरी है, वरना निर्णय निर्माण नहीं कर पाएगा। और शब्दों को सही तरीके से लेना जरूरी है, सही तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है, वरना जितना धार आगे रहता है उतना धार पीछे भी रहता है। मतलब दो धारी तलवार जो है उससे भी ये तीक्ष्ण होता है, कुछ गलती भी हो सकती है, ठीक है। कुछ अधिकारी का अगर पढ़े हो, याद आ रहा है तो लिख दो। अब जैसे हमारे क्लास में आओगे तो मैं बहुत सारे ऑफिसर्स के केस स्टडी आपको बताऊंगा, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, ठीक है। इसमें एक अधिकारी मिल जाएंगे GR खैरनार, है ना। अब ये बड़े ईमानदार और बहुत अच्छे अधिकारी थे, लेकिन शब्द पे कंट्रोल नहीं थे, ठीक है। 1985 से लेकर 94 तक ये मुंबई, नवी मुंबई के डिप्टी कमिश्नर थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। खूब अच्छा काम किया, है ना। भाई लोग जो सरकार का जमीन लूट लिए थे उसको वापस करवाया, बेघर लोगों को घर दिलवाया, सब किया। लेकिन शरद पवार जी मुख्यमंत्री होते थे और मीडिया में कह देते थे कि आई एम हियर टू सर्व द पीपुल ऑफ महाराष्ट्र, नॉट सच टाइप ऑफ ब्लडी पॉलिटिशियन, ब्लडी पॉलिटिशियन, और फट से जेल में चले जाते थे। अब ये कंडक्ट रूल का मामला हो गया, आप अपने पॉलिटिकल मास्टर को गाली नहीं दे सकते, कुछ खराब तरीके से उनको बोल नहीं सकते, ठीक है, ये बात है। तो इसका इनको दुख झेलना पड़ा। 7 years इम्प्रिजनमेंट भी झेले, 6-7 years जेल में रहे। उसके बाद निकले, सरकार छोड़ी, न्यायपालिका बाहर निकाली, IAS के रूप में री इंडक्ट किए गए, फिर 6 महीने में सस्पेंड हो गए कोई कांड करके। तो एक तरफ ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन एक चीज पे नियंत्रण नहीं है तो अपने पद पर बने नहीं रहते, जिससे उनका नुकसान तो है ही, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि इस अधिकारी का हम नाम लें, हम इस अधिकारी को काल्पनिक रूप से लेके कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सब जरूरी है, कोई डिसीजन मेकिंग के कोई उदाहरण लेके हम कोई बात समझा सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे शब्द दो धारी तलवार है के उदाहरण हमें लेने हैं। तो अब जैसे एक बहुत प्रचलित आप पढ़ते हैं यूतु ब्रूतस। अब ये अपने आप में मतलब कि तुम पे हमें, तो ये नहीं था, ये एक भाई भाई के लिए कह रहा है। अब ये भाई के संबंध से नहीं है, पीछे से चाकू मारने वाली बात, जिसको पीठ में छुरा भोंकने वाली बात कहते हैं। तो मान लो कि किसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया और मरते मरते जिसको छुरा लगा वो कुछ ऐसे शब्द कह जाए तो जो जीवित है ना उसका जीवन नारकीय हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल है यूतु ब्रूतस, तुम ऐसा कर रहे हो, है ना।
कई फिल्में आप देखे होंगे, कई चीजें देखे होंगे, इस्तेमाल करिए ऐसी चीजों का, ठीक है। शब्द सही प्रयोग करने चाहिए। इसके लिए पकड़ लीजिए कि हमें संतुलित रहना जरूरी है? और संतुलित होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। पकड़ना है बस, आपके पास स्पष्ट विषय लेकर के चल रहा है। अगर आपके जुबान में कंट्रोल नहीं है, सही तरीके से नहीं है, तब तो आपके शब्द आपको खुद ही को मार देंगे, ठीक है। पाकिस्तान देखते हैं, कर्ज का बोझ इतना बढ़ा हुआ है, थोड़ा भी हम लोग कुछ करते हैं तो तुरंत एटम बम से ही हमला करेगा। पता नहीं वो है भी कि नहीं ठीक से, उसके मेंटेनेंस में जितना खर्चा आता है वो है कि नहीं, वो उनको उनके करियर है कि नहीं उनके पास, पहले ये भी देखने लायक है। बॉर्डर का एक्सपेंडिचर एक साल में कहानी गड़बड़ हो सकती है अगर कोई और नहीं कुछ दिया तो, लेकिन उनके शब्द आप देखते चलिए, ठीक है। ये है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इतिहास में किसी गवर्नर जनरल, कोई कहानी, कोई चीजें हैं, वहां से लेके बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट 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 चीजें लो और यही साबित करो कि हमें सही तरीके से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना वो हमारे तरफ भी दुधारी तलवार से भी तीक्ष्ण, मतलब वो रिवर्ट भी होगा और मुश्किल भी होगा, ठीक है। इतना ही सिंपल है। तो ये सब कुछ आपको खुद से इम्प्रूव करना है। और वो एक शब्द मैं कई बार से बोल रहा हूं, काल्पनिक शक्तियों को बढ़ाना, मतलब दूसरे का भविष्य देख लेना, अपना भविष्य जान जाना, यहाँ पे लाल कुछ होने लगना, ऐसा नहीं है। विचार करिए, जो पढ़े हैं उनको निकालिए, अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करिए और तब जाकर के 125 नंबर पाइए, ठीक है। जो आधा आपका जो है 250 का, वो इसी तरह का होने वाला है, ठीक है। तो ये कहानी है, इस तरीके से थोड़ा काम करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्य भाग। मध्य भाग लिख लिए, क्या लिखे हैं इसमें? हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ कंक्रीट करके लिखें। ये लगभग 50% इसका साइज लिख दीजिए, ऑलमोस्ट मे बी 45% हो जाए, 55% हो जाए, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 50% ये हो। अब आ जाइए निष्कर्ष, ठीक है। जो अमूर्त चैप्टर होते हैं उसके निष्कर्ष मसीहाई होते हैं, है ना, प्रोफेटिक होते हैं। आप हमेशा आस्था चैनल टाइप का लगना चाहिए कि भाई एकदम समझा रहा है, बता रहा है, दार्शनिक के जैसा विचार मतलब आए और वो बदलाव कर सके, उसको ले करके आने वाली पीढ़ी अपनी गलतियों से उबर पाए और जल्दी से सफल हो पाए, सब कुछ अच्छा रहे, ऐसी चीजें आप करें। निष्कर्ष में आ जाइए। अमूर्त निबंध के निष्कर्ष में निम्न बिंदुओं का होना जरूरी है। पहला, एक दार्शनिक की भांति सही गलत का अंतर, सही गलत का अंतर इसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए। दूसरा, निष्कर्ष सलाह देता हुआ प्रतीत होना चाहिए। सलाह, सलाह देने की भाषा कैसी होती है?
सुबह उठ के इतने बजे खा लेना है, इतने बजे पी लेना नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, शुड बी, ऑट टू बी, है ना, लाइकली टू बी, ना कि मैंने कह दिया ना एकदम बस यही होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा असर होगा। क्या जाना चाहिए, चाहिए चाहिए, ऐसा होगा, है ना। यह विचार ऐसा लगभग सत्य के करीब है, कुछ ऐसे बोल देना है। तो आपके पास ऐसे टर्म तो नहीं है, ऐसे इंग्लिश में इजीली कर सकते हैं, है ना। अटेनमेंट इज लाइकली टू बी सिमिलर एज अचीवमेंट, हम यहाँ तो कह सकते हैं, लेकिन अब हिंदी में कैसे कहेंगे इसको, वो वाला फीलिंग नहीं आता है। जो ये इंग्लिश की जो भाषा है उसमें शब्दों का जाल बहुत है, बहुत उनके पास वोकैब है, उन्होंने ग्रोथ बहुत किया है। हम लोग क्या है उसको पकड़ के जटिल बना के हिंदी करते हैं, तो हमारा ग्रोथ नहीं हुआ, है ना। इसलिए हमारे पास वोकैब कम हो गए, तो हमें उसी लिमिटेड वर्ड में अपनी बात कहनी पड़ती है, तो हमें कथन बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हमें कहना है कि इसमें और थोड़ा विश्वास, और थोड़ा विश्वास के लिए कोई शब्द है इंग्लिश में, है कंडिसेंडिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, उसका एक अपना फीलिंग है, अपना मीनिंग है, ये हो जाता है। हमारे पास हिंदी में गर्म पानी, ठंडा पानी, गुनगुना पानी, और कौन गुना, अब नहीं है। इंग्लिश में देखो, वार्म वाटर, हॉट वाटर, पहले तो हॉट वाटर सबसे ज़्यादा, उसके बाद वार्म वाटर, है ना, उसके बाद लुक वार्म वाटर, सेमी वाटर, है ना, लाइकली टू बी द वार्म वाटर, तो बहुत लाइकली वार्म, लाइकली, है ना, कोल्ड, कई चीज़ें कर लेते हैं। ब्लू रंग है, ब्रिज ब्लू, हिंदी क्या है, ब्रिज ब्लू कलर की गाड़ी है मेरी, बताओ इसकी हिंदी कौन सा ब्लू, बताओ, ये ब्रिज ब्लू ही ले लो। हिंदी का ग्रोथ कैसे होगा, उसको एडॉप्ट करो बस, वो फट से एडॉप्ट करते हैं। तो हमारी थोड़ी सी एडेप्टिव नहीं होने से दिक्कत हुआ ना। जैसे सेल्फी, कोई मीनिंग है सेल्फी का, नहीं है। अब उसके कल्चर से आता है, जब तक तो कल्चर नहीं होगा तो ऐसा होगा नहीं। तो हम कुछ ऐसे चीज़ों का प्रयोग करें, लेकिन प्रभाव छोड़ना है तो कथन बना के लिखो, कोई उपाय नहीं, ठीक। नेक्स्ट, निष्कर्ष में, निष्कर्ष में यह संतुलन रहे कि किसी भी एक पक्ष की पक्षकारी न की गई हो, एक पक्ष की पक्षकारी न की गई हो। जैसे झूठ और सच, तो एक आम धारणा क्या है कि सच अच्छा है, झूठ खराब है, लेकिन झूठ से जान बचती हो तो वो झूठ अच्छा है ना। तो लिखते समय क्या ध्यान रखना है, ऐसे झूठ को छोड़कर जिससे मानवता का कल्याण होता हो, बाकी अच्छा नहीं माना जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट जजमेंटल होके कमेंट नहीं कर सकते आप इधर, ठीक है, ये बात है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब आपकी पढ़ाई, ये तैयारी का मॉडल ही ऐसा है ना। आपको शुरू में, अभी आप नए नए कुछ पढ़ना शुरू करेंगे, अभी नहीं होगा ये। अक्ल दाढ़ जितना ना दांत बड़ा होता जाएगा तो समझदारी, 6 महीने बाद की समझदारी आप ही हैं। 6 महीने के बाद आप अलग व्यक्ति होंगे, यू विल बी ए चेंज्ड पर्सन। और 3 महीने के बाद यू विल बी अनदर लेवल पे आप जाएंगे और चेंज पर्सन के रूप में। 1-1.5 साल में जब सारा समझदारी की पढ़ाई हो जाता है, तो आपका चेहरा, आपकी भावनाएं, धारणाएं, बहुत कुछ बदल जाती हैं। उस समय की बातें हो रही है, तब ये होने लगेगा, लेकिन इस पे ध्यान रखोगे तभी होगा कि ये इम्प्रूव करना है, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये नहीं करोगे ना, तो लोग बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट जाके लिखते हैं वहां पे, पहली बार में ही उधर ही लिखते ही हैं, उसके बाद फिर वो टेस्ट सीरीज हो जाता है, वो क्वालिफाई है ना। नेक्स्ट, अगला अगला पॉइंट, निष्कर्ष देते समय हमारे विचार लोकतांत्रिक, मानववादी,
लोकतांत्रिक, मानववादी, उदारवादी, महिलावादी, है ना। हमारी व्यवस्थाओं से मेल खाती हुई रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब संवैधानिक व्यवस्था, प्रशासन, है ना, राजनीति, इन सब से मेल खाता हुआ। साइज इसका भी 20 to 25%। अब जैसे इंट्रोडक्शन मान लो 20% लिखे तो ये 30% के आसपास हो जाएगा। कंक्लूजन, चूंकि कंक्लूसिव रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इससे सीखना क्या चाहिए, मानवता को, मानव जाति को क्या सीखना चाहिए, तो उसको आपको खूब सारा एडवाइस देना पड़ेगा, खूब सारा बताना होगा। और ये एडवाइस देने में मतलब ऐसा नहीं कि एक एडवाइस होता है कि एब्सोल्यूट एडवाइस है, ऐसा ना हो। ये एडवाइस जैसे ये फुर्तीला किंतु अनुशासित विजयी होता है। अब इसमें हम निष्कर्ष में गए तो ऐसे ही कोई मैसेज पास कर दिए कि सबके लिए है, नहीं, युवा के लिए, बुजुर्ग के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीजें, है ना, हम कर सकते हैं। सैनिकों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, अलग अलग तरीके से उसमें वेराइटी ले करके ले जाना है। तो आप थोड़ा सा अभ्यास करना इस छुट्टी के दिन में, बीच में, ठीक है। जितना टॉपिक लिखवाया था और जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, मैंने दे दिया है, आप उसमें खुद से अभ्यास करना, मैं क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो इस बैच में अभी ब्रेक होगा और 23rd से लेकर 4th तक इसमें ब्रेक है, नवंबर तक। इवनिंग में एथिक्स की जो क्लास चल रही थी वो अभी आगे होगी, मैंने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है, आप देखे होंगे, नहीं तो देख लीजिएगा, ग्रुप में भी डाला गया है। आज से 22nd है ना, आज 22nd से 25th ये क्लाइमेटोलॉजी होगी और उसके बाद 3-4 दिन छुट्टी है। 30 तारीख के बाद से क्लाइमेटोलॉजी, 4 तारीख तक 10 दिन क्लाइमेटोलॉजी की क्लास है, उसको करिए। उसके बाद फिर पी महेश जी लेंगे आगे, जो मॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी इवनिंग में, ठीक है। और जो एक ही, मतलब जो 21 में करेंगे वो इतना हड़बड़ मत करिए, एक ही बैच करिए, आराम आराम से पढ़िए। ये जो 4 दिन थे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे वर्थफुल थे ये। जो भी आप यहाँ पे थे, अगर शुरू से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, इवन ए से, सभी की छोटी छोटी बारीकियों पर हम लोगों ने बात किया है। और ये अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप समझिए आपका 1 से 2 साल का तो गैप ऐसे ही कम हो जाएगा। अगर नहीं तो एक तरीका था कि हम गलती करके सीखें, बूझो तो जाने, कुछ 1-2 साल लहूलुहान हो करके ये काम करते। अभी से सोचो, अमूर्त निबंध लिखना शुरू कर दो ना अभी से, किसने रोका है शब्द पे लिखने से, साहस पे लिखने से, लिखो अभी से, आपका ग्रोथ होगा। अभी छुट्टी के दिन में जाओगे घर, अगर रहोगे तो हर दिन एक लिखो, ऐसे कुछ नहीं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो कि इसमें क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, पॉइंट, तो आपका दिमाग इस तरीके से काम करना शुरू कर देगा। बस वो उसको ट्यून कर देना है इस तरीके से सोचने के लिए, बस ऐसे सारे चैप्टर के कंटेंट निकल कर सामने आ जाएंगे। आप देख के देखना, ये जो 4-5 तरीके बताए थे, इस पे रखो कंटेंट, देखो कैसे निकल कर आता है, ठीक है। तो यही है, बाकी आप सबको भाई दिवाली की शुभकामना है। अच्छे से पढ़िए, इसका समय करिए, हमारे पास इतना एप्लीकेशन और इतना छुट्टी। अब जो बीपीएससी देने गया वो वहीं रह गया, यूपी देने वाला जो गया मेंस वो आ ही नहीं रहा है, वो सबका फ़ोन और करके पूरा ऑफिस में ये है। तो एक बैच को जो स्टार्ट ही हुआ था तो इसको हमने रोक लिया है, 5th ऑनवर्ड्स, 5 नवंबर से ये बैच कैरी होगा, ठीक है। इवनिंग का मॉड्यूल आपके पास जैसा है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू। ऑप्शनल में ब्रेक है अभी, तो आज बताया ही था, ऑप्शनल की बात यहाँ मत पूछो। ऑप्शनल में जो पबैड के सिर्फ बच्चे हैं
वो 4 दिन अभी क्लास करेंगे, जैसे आज कल मतलब 25 तक, ठीक है। और वो 3 से 5 होगी, फाइनेंस का एक टॉपिक बचा है थोड़ा सा, वो करेंगे पेपर 1। और जिन्होंने नया शुरू किया है वो भी ना करें तो अच्छा है। वो आईजीपी या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको करिए।